This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दम पाखंड छूट, अन्याय से निषदिन जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान। देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष थे, उनका स्वागत है। अभी जो लोग इस वीडियो को ज्वाइन करेंगे उन सभी का स्वागत है, और इस वीडियो को जो लोग सुनेंगे उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है, इतना उसको उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर का एक सपना है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, तो उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम में चरक 3 पर।
हम लोगों ने इसके पहले स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, जाना था कि हम लोगों का मेडुला से शुरू होती है और मेडुला में वहां से C1 C2 से लेकर के, और इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व, उनके दोनों का सेगमेंट, एक स्पाइनल कॉर्ड माने नर्वस टिश्यू बनी है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाहर जो उसकी कवरिंग है वो स्पाइन कहलाती है, वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। तो इन्हीं जो इनके बीच में सेगमेंट होते हैं, यहां से ऊपर से जब निकलती है तो वो फोरामेन मैग्नम कहलाता है, जो उससे छेद, एक होल होता है जो ऑसिपिटल बोन से शुरू होता है और वहां से पीछे से यहाँ पर ये जाती है और ये नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर चला जाता है। इसके दोनों चारों तरफ हमारे वर्टिब्री होती हैं जो बोन की बनी होती हैं, और इनके सेगमेंट भी उसी तरह होते हैं C1 से। तो इस प्रकार हम लोग अगर स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट देखें तो स्पाइनल नर्व के, वो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट देखें तो C1 से लेकर C7 तक होगा, और उसके बाद T1 से लेकर के T12 तक होगा, फिर L1 से लेकर के L5 तक होगा, फिर S1 से लेकर S5 तक होगा, और कोसिजियल 4। तो कुल मिलाकर 33 समूहों की स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम के रूप में आती है। जो वर्टिब्री अंदर जो हम लोग देखते हैं वो स्पाइनल नर्व होती है, जो स्पाइनल नर्व यहाँ से निकलती है, इन्हीं सेगमेंट से निकलती है, जो C1 C2 है, इन्हीं सेगमेंट। तो ये ऊपर से चूंकि एक निकलती है इसलिए C1 से लेकर के C8 तक हो जाती है, तो इसलिए ये 31 पेयर हो जाती है स्पाइनल, जो नर्व हमारी है वो हमारी 31 पेयर हो जाती हैं। और जबकि स्पाइनल कॉर्ड के रूप में जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे रिब जो वर्टिब्री है वो हमारी 33 है। तो अब इसको हम लोग और थोड़ा समझें। ये एक व्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की स्थिति डिफरेंट है। ब्रेन में हम लोगों ने देखा था कि व्हाइट मैटर बीच में था, यानी अंदर था, और बाहर की तरफ हमारा ग्रे मैटर था, क्योंकि ग्रे मैटर बना था उनसे जिनसे हमारा बना हुआ है डेंड्राइट्स, और उसमें हमारी सेल बॉडी। तो उनका कलर ग्रे था, इसलिए उनको ग्रे कहा गया, ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर माने था जो हमारा एक्सॉन था, उसमें माइलिन शीट चढ़ी थी, इसलिए वो अंदर था, इसलिए उनको हम लोगों ने कहा था कि ये हमारा व्हाइट मैटर है। लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे स्पाइनल कॉर्ड में निकल उतरती है तो स्पाइनल कॉर्ड में स्थिति डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर एक्सॉन का महत्व है कि एक्सॉन जाकर के बाहर पेरीफेरी में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, या तो कोई ऑर्डर देंगे और या कोई ऑर्डर लेंगे। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में आकर के व्हाइट मैटर बाहर हो जाएंगे और ग्रे मैटर अंदर हो जाएगा, यानी जो हमारे डेंड्राइट्स है वो अंदर हो जाएंगे, सेल बॉडी हमारी अंदर हो जाएगी और हमारे बाहर एक्सॉन हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर देखिए, एक इसमें दिया हुआ है, इसके स्पाइनल नर्व अराइज बाय 2 रूट्स। अब स्पाइनल नर्व की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी स्पाइनल नर्व हुई जो हमारी पेरीफेरी में जा रही है। तो ये ऊपर से हम बाहर से पेरीफेरी से आई और सूचना लाई। जब सूचना लाती है ये, तो स्किन से ये इंफॉर्मेशन लेके गई और सेंसरी ऑर्गन्स में गई, तो ये पीछे के पोस्टेरियर और या जिसको डॉर्सल साइड बोलते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लेती है। अब देखिए, डॉर्सल साइड हमेशा जो एंटीरियर या वेंट्रल साइड कहलाता है वो हमारा स्मूथ होता है, और ये पीछे का है, इसमें स्पाइनस
प्रोसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो उबड़ खाबड़ हो सकता है पीछे वाला। तो पोस्टेरियर और डॉर्सल इस साइड से इंफॉर्मेशन आती है, बैकडोर एंट्री है, यानी इंफॉर्मेशन जो गई वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पीछे के हिस्से जाती है और वो ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन से जो मोटर नर्व आती हैं वो हमेशा एंटीरियर या वेंट्रल साइड से आती इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक कंसेप्ट आया था न्यूक्लियस, जिसको हम लोग गैंग्लियन भी बोलते थे। तो न्यूक्लियस माने हम लोगों ने कहा था कि अगर ब्रेन में कोई ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर कि बीच में कभी कोई सेल बॉडी पड़ी हुई है या वहां डेंड्राइट पड़ी हुई है, तो हम लोग कहते थे कि ये न्यूक्लियस कहेंगे, हम लोग उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि उसका भी ग्रे मैटर होगा, वो तो ग्रे मैटर होगा। न्यूक्लियस इसलिए कहेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं वहां सेल बॉडी पड़ी हुई है और सेल बॉडी में ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हमने कहा था न्यूक्लियस कहेंगे। तो उनको हम लोग न्यूक्लियाई कह देते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर ऐसा ही अरेंजमेंट कभी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, बाहरी नर्वस सिस्टम में, परिधीय में, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको इसी चीज को, जो अगर वहां पर कोई सेल बॉडी पाई जाएगी तो हम लोग उसको बोलते हैं गैंग्लियन बोलेंगे। उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसको हम गैंग्लियन बोलेंगे। दूसरा हम लोग क्या कहा था, जो ऊपर से एक्सॉन उतरते हैं वो व्हाइट मैटर के हैं। तो व्हाइट मैटर के कई गुच्छे के रूप में, बड़े समूहों के रूप में उतरते हैं ब्रेन से। तो यानी इन समूहों को हम लोग ट्रैक्ट कह सकते हैं। ट्रैक्ट, कई समूह, पूरा कई गुच्छा है, बहुत बड़ा गुच्छा है, वो उतरता है। एक कोई फाइबर नहीं उतरता, बल्कि अनेक फाइबर उतरते हैं गुच्छे के रूप में, तो उनको हम लोग ट्रैक्ट कह देते थे। तो यानी ट्रैक्ट जब भी बात करें हम लोग, तो ब्रेन से जो भी स्पाइनल कॉर्ड में नीचे उतरेगा वो ट्रैक्ट जो वो होगा, दे आर मेड ऑफ एक्सॉन, व्हाइट मैटर। उसी तरह हम लोग इसी संदर्भ को लेते हुए हमने कहा था कि अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में ये अरेंजमेंट पाया जाए, मैटर, इसको हम लोग वहां नर्व कह देंगे। तो नर्व इज नथिंग बट एक्सॉन ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। तो यानी जो ट्रैक्ट कहला रहा था नर्व ब्रेन में उतरते हुए, वही स्पाइनल कॉर्ड में नर्व कहलाता है। अब हम लोग समझ गए कि नर्व, तो अब नर्व जो आई पोस्टीरियर एंड से जो आई, तो उसने एक्सॉन के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन लाई। क्यों इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इंफॉर्मेशन मिलेगी एक्सॉन से। एक्सॉन से इंफॉर्मेशन लाई और उसको डेंड्राइट को इंफॉर्मेशन देना है, फिर डेंड्राइट उसको सेल बॉडी को दे देगा, फिर सेल बॉडी उसको ब्रेन को पहुंचा देगी। ये कंसेप्ट है। तो यानी कोई इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा सारी इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन आई, हाँ, स्किन से कहीं आई, और वहां पर द्वारपाल बैठे हुए हैं, सेंसर बैठे हुए हैं, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन के माध्यम से गई, और एक्सॉन के माध्यम से गई तो इस, और वो पीछे से कहां जाएगी, वो वेंट्रल, वो पोस्टेरियर और डॉर्सल साइड से जाएगी। तो अब इस डॉर्सल साइड में जो इंफॉर्मेशन गई, तो वहां कोई सेल बॉडी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक इस सेल बॉडी के कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, डेंड्राइट को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, तब तक सेल बॉडी इसको कैसे ब्रेन तक पहुंचाएगी। इसलिए डॉर्सल साइड में या पोस्टीरियर साइड में कोई ना कोई गैंग्लियन जरूर होगा। डॉर्सल साइड में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू आएगी, और एक्सॉन हमेशा किसी न किसी सेल बॉडी से संपर्क करेगा कि उसको कहां ले जाए, क्या करें, तभी तो ब्रेन पहुंचाएगा वो इंफॉर्मेशन। तो यानी हमेशा डॉर्सल साइड में
यानी पोस्टीरियर साइड में एक कोई गैंग्लियन पाया जाएगा। यानी जब भी कभी हम लोग कहें कि स्पाइनल कॉर्ड में गैंग्लियन कहां पर होगा, तो हमेशा आपको कहना पड़ेगा कि वो सेंसरी रूट में होगा। रूट माने मार्ग, सेंसरी माने जो सेंसेस को ले जा रही है ब्रेन तक, जो ऑर्डर को ला रही है वो एंटीरियर और वेंट्रल साइड में होगा। तो ऑर्डर को ला कौन रहा होगा, वो कोई ना कोई एक्सॉन ला रहा होगा। वो एक्सॉन जब ला रहा है तो एक्सॉन के पास कोई सेल बॉडी नहीं होगी। वो तो डेंड्राइट से और सेल बॉडी से लेकर इंफॉर्मेशन आया और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। इसलिए एंटीरियर, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर या वेंट्रल साइड में कोई गैंग्लियन नहीं पाया जाएगा। चित्र में देखिए, जो इंटीरियर या वेंट्रल साइड है वो स्मूथ होता है और जो पोस्टीरियर और डोर्सल साइड होता है वो स्मूथ नहीं होता है। ये हॉर्न के साइड में है, देखिए हॉर्न माने इनको हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न के एच, जो एच का आकार का बना हुआ है और ये सींगों की तरह है, ऐसे सींग बने हुए हैं, तो इसकी वजह से इसको हॉर्न नाम दिया गया है। हॉर्न माने सींग, सींग की आकृति का है इसलिए। और ये हमारा कौन सा है, ग्रे मैटर है। अंदर का जो पीला वाला लाल वाला इसे दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में ये हमारा ग्रे मैटर है। और व्हाइट मैटर बाहर की ओर है, व्हाइट मैटर बाहर की ओर है, इसमें एक्सॉन है। बस ये अंतर है नेचर, ऊपर इस ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड में ये अंतर है। तो आप देखिए इसी में पोस्टीरियर पीछे लिखा हो पोस्टीरियर साइड, तो पोस्टीरियर साइड का हॉर्न ये है, ये वाला जो है, और पीछे की तरफ जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है वो है, और ये वाला एंटीरियर साइड के ये वाले हैं, और ये लैटरल साइड, मतलब लैटरल माने साइड वाला, साइड वाले ये हैं। तो इस तरह ये इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और भी बात। अब जब स्पाइनल कॉर्ड, हम लोगों ने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री से, ऐसे वर्टिब्री से सुरक्षित है। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे वर्टिब्री है, दो वर्टिब्री के बीच में, ऊपर से ऐसे आएगी स्पाइनल कॉर्ड और इस वर्टिब्री से, तो दो वर्टिब्री बोन की बनी हुई है। अगर ऐसे ऐसे बनी हुई, अगर ऐसे बनी हुई है और इस तरह की आकृति में होगा, तो क्या होगा, अगर ये कोई बीच में कोई कुशनिंग इफेक्ट वाला न हो तो ये जुड़ जाएंगी, क्योंकि बोन भी तो टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। तो इसलिए नेचर ने ऐसे बनाया कि दो वर्टिब्रिल के बीच में एक कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए एक डिस्क कह दिया, जिसको हम लोग इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। दे आर मेड ऑफ कार्टिलेज। तो ये दो वर्टिब्री के बीच में एक आपको कार्टिलेज के बनी हुई डिस्क पाई जाएगी। तो ये इस चित्र में देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है ये दोनों, एक ऊपर की ये वर्टिब्रा है और ये L1 L2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर इंटर वर्टिब्रल डिस्क लिखा हुआ है। ये मेड ऑफ कार्टिलेज है,
ये कार्टिलेज से बनी हुई है, ये कुशनिंग इफेक्ट के लिए है, ताकि रगड़ एक दूसरे को रगड़ से बचे। जहां पर आप कोई कूद रहे हैं, कोई फांद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो ये कुशनिंग इफेक्ट के द्वारा हो जाए। इसी तरह जैसे हम लोग शॉक एब्जॉर्बर रखते हैं गाड़ियों में, तो ये उसको कुशनिंग इफेक्ट देने के लिए ये दे आर मेड ऑफ कार्टिलेज। ये दोनों तरफ से आपको ऐसे बोनी स्ट्रक्चर से घिरी हुई है, तो इसको जो है उसके बीच में एक के पीछे एक जो है थोड़ा सा स्पेस होता है, और वो ये देखिए ये पूरा बना हुआ है, ये कुशनिंग इफेक्ट दिया हुआ है बीच में। ये जो है बीच बीच में जहां स्पेस दिखाई पड़ रहा है, ये आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब एक और चीज हम समझ लें, जब कोई स्पाइन देखिए स्पाइन का स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई पड़ेगा चरक 3 में। इसमें नहीं, अच्छा 3 नर्वस सिस्टम। स्पाइन ये इसको समझना है हम लोगों को। अब इसमें 2 रूट होते, स्पाइन के 2 रूट आप समझ लीजिए। जो पोस्टेरियर हॉर्न हमने पीछे लिखा हुआ ऊपर पोस्टेरियर हॉर्न, पीछे वाले उसमें आएगा, तो ये दोनों का ये डॉर्सल रूट माने पीछे वाला रूट है, और ये एंटीरियर सामने वाला इधर जो है नीचे वाला वेंट्रल रूट यानी सामने का रूट है। तो दो हमेशा जब भी, क्योंकि चारों तरफ स्पाइन के इस जो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ क्या है, एक हमारे पास क्या है, हम लोग 3 तरह के मेनिंजेस है जो कवर कर रही है। मेनिंजेस माने इस वर्टिब्रल कॉलम वो स्पाइनल कॉर्ड को पहले कवर कर रही है 3 मेनिंजेस। 3 मेनिंजेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 मेनिंजेस होती हैं, बाहर वाली ड्यूरा मैटर, अंदर वाली पीछे बीच वाली आर्कनोइड मैटर, और सबसे अधिक जो करीब है बिल्कुल जुड़ी हुई है वो है पाया मैटर। तो यानी ये मेनिंजेस होगी, पहले कवरिंग होगी, उस कवरिंग के बाद वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो यानी इन कवरिंग और ये पहले स्पाइनल कॉर्ड, उसके दोनों तरफ कवरिंग, 3 कवरिंग, जिनको पाया मैटर, आर्कनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर कह रहे हैं। ड्यूरा मैटर बाहर की तरफ है। ड्यूरा मैटर के बाद वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम, तो जब अभी कोई नर्व ऊपर से आएगी और वो निकलना चाहेगी शरीर में इनर्वेशन मैंने प्रभावित करने के लिए, तो इनर्वेशन के लिए उनको चाहिए क्या, कोई स्पेस चाहिए निकलने के लिए। तो कहां से निकलेगी, पहले ये ड्यूरा मैटर को क्रॉस करेगी, और तब वो वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम जिसको स्पाइन बोलते हैं, वो बोनी स्ट्रक्चर है, उसको क्रॉस करेगी। तो पीछे वाली देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है, ये एक नर्व रूट यहां से जाएगी, रूट माने मार्ग, एक नर्व यहां से जाएगी, दूसरी नर्व दोनों तरफ से,
आएगी, निकलेगी, एक सामने की तरफ से निकलेगी और दोनों दोनों साइड में आकर के जुड़ जाएंगी। और ये जुड़ जाएंगी, फिर यहां पर जैसे गुच्छे के रूप में यूं हो गई, और फिर एक रूट आगे चली जाएगी और एक रूट पीछे चली जाएगी। तो यहां इनको रैमस बोलेंगे, वेंट्रल या डॉर्सल रैमस। वेंट्रल माने सामने वाला रैमस और डॉर्सल माने पीछे वाला रैमस। तो दोनों ऐसे करके दोनों मिलेंगी, फिर यूं करके यूं चली जाएंगी, ऐसे ऐसे चली जाएंगी, एक पीछे की तरफ चली जाएगी, एक आगे चली जाएगी। अब आगे वाली याद रखिएगा, केवल आगे वाली जो वेंट्रल साइड की जो रूट है, वेंट्रल रूट जो बनेगी वो ऊपर की, नीचे की और उसके नीचे की, मतलब बीच की और एक ऊपर की नीचे की, ये सब आगे फिर मिल जाएंगी और हम लोग इसको बोलते हैं, जब मिलेंगी और मिल करके फिर वो एक साथ हो जाएंगी, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेक्सिस। उसको हम लोग बोलते हैं प्लेक्सिस। ठीक, यहां तक समझ में यहां तक हम लोगों ने पहले बता दिया है, लेकिन फिर हम लोग तो इस तरह के ये प्लेक्सेस बनाएंगी ब्रांचेस। गैंग्लियन और प्लेक्सेस में अंतर समझ रहे हैं? गैंग्लियन तो हमेशा डॉर्सल साइड में होगा, डॉर्सल रूट में होगा, लेकिन जब ये वेंट्रल आगे चलकर फिर ये रैमस बनेंगी और रैमस बन के आगे बढ़ेंगी, तो जो एंटीरियर साइड की रैमस है वो फिर ऊपर नीचे के सब मिल करके और बना देंगी आगे प्लेक्सिस। और इस प्लेक्सिस के बाद फिर वो इनर्वेशन के लिए किसी ऑर्गन में चली जाएंगी, चाहे हार्ट में चली जाए, चाहे आंख में चली जाए, चाहे सर में चली जाए, चाहे कान में चली जाए, चाहे आपका लंग्स में चली जाए, चाहे लीवर में चली जाए, जहां भी जाना चाहे जाएंगे। ये उसका फंक्शन का फंक्शनलिटी है, बस ये ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ हेलो कुछ 5 प्लेक्सेस होते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सेस C1 से C4 तक। मैडम अग्रवाल मैडम, अग्रवाल मैडम आप खुला हुआ है। खाना खा लेंगे, वो तैयार है। अक्टूबर लगे, अक्टूबर दिवाली हो जाएगा। ओ कुल 5 प्लेक्सेस होते हैं, जिसमें सर्वाइकल प्लेक्सेस C1 से C4 तक, ब्राइकियल प्लेक्सेस C5 से T1 तक, लंबर प्लेक्सेस L1 से L4 तक, सैक्रल प्लेक्सेस L4 से S4 तक और कोसिजियल प्लेक्सेस S5 और O6। ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोग इसको अब आगे, इसके आगे हम लोग पढ़ना चाहेंगे। सर ये किस बुक में? अब हम लोग इस चरक 3 पे जा रहे हैं। हाँ बुक तो मैंने सही खोली पर वो अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ा रहे थे। नहीं, जो पढ़ा रहे थे वो तो हम लोग पहले बता चुके हैं, तो उसको हम लोगों ने फिर रिपीट कर दिया कि ये कई किताबों से जो स्पाइनल कॉर्ड की क्या स्ट्रक्चर है, क्या है और ये कैसे होता है, वो बता दिया, बेसिक चीजें। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। यहां से शुरू होता है ये वर्टिब्रल नर्व रिलेटेड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका पेज नंबर 71 से शुरू होगा। ये 71, हाँ 80, ये 89 पे आ गया ना, ये 89 पे आ गया। अच्छा भाग 4 पेज नंबर 71 पे खोलिए। 79 71
द ह्यूमन स्पाइन, हाँ यहीं से आपका चरक कोर्स है ना। 3 है ना? हाँ यहीं से आपका कोर्स शुरू है ना। ओके, कोर्स आपका पेज नंबर 71 से शुरू है शायद। ओके। तो इसमें जो है उसमें बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्के से बताते चलते हम लोग। ये 71, तो इसके पहले ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस तरह का। देखिए ये स्पाइन का पूरी वो दिया हुआ है, और हमेशा L1 L2 तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड, L1 L2 तक जाती है, और उसके बाद लंबर पंचर करना होता है तो L3 के बाद से लंबर पंचर करते हैं, ताकि जो है आपको कोई निकालना होता CSF या कोई स्टडी करनी होती है। अब देखिए यहाँ इसमें L3 से लंबर, C1 C2 C3 C4 कैसे कहाँ फंक्शन करते हैं। इनरवेट, इनरवेशन शब्द का इस्तेमाल होता है इसमें। इनरवेशन माने इनरवेट कहाँ करती है, तो इनरवेट कहाँ करती, देखिए सर में C2 C3 C4 C5 गर्दन में, ये यहाँ पर प्रभावित करती है। तो यानी यहाँ पर कई प्रॉब्लम होगी तो C2 हो सकती है, C3 हो सकती है यहाँ पर गुद्दी जिसको बोलते हैं, गुद्दी पर कम उसमें, और C4 C5। फिर देखिए T1 T2, देखिए जहाँ T1 T2, यहाँ पर T1 T2 का जो होगा स्पाइनल कॉर्ड, या वो होगी स्पाइनल कॉर्ड हो या स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम हो, इन सब में यही प्रभावित होगा। देखिए T3 T4 यहाँ लंग्स के आसपास का एरिया होगा, T5 T6 और नीचे आ जाएगा, और L1 L2 आपका बिल्कुल नीचे बटक के पास जो है L1 L2 का प्रभावित होगा। हाथों में देखिएगा अभी हम लोग दिखाई पड़ेगा, क्रेनियल नर्व ऊपर से दिखाई पड़ेगी। देखिए C2 C3 गले के पास, C5 देखिए C5 C6 C7 8, यानी अगर हाथों में दर्द हो रहा कोई तो C6 C7 C8। फिर देखिए चेस्ट के पास T2 T3 T4 चेस्ट के पास का एरिया है। देखिए T5 यानी हार्ट के आसपास, हार्ट लंग्स के मतलब ये T3 T4 T5। फिर T6 T7 लीवर के आसपास हो जाएगा, T7 T8 आपको जाएगा उसके नाभि के ऊपर, वहां पर होगा देखिए फिर नाभि के आसपास T7 T8 T9 T10, ये और आपके आ जाएगा पेल्विक रीजन में, ठीक है। L2 पैर में आ जाएगा, L3 पैर में, L4 पैर में, L5, और आपके बिल्कुल लास्ट में जो एड़ी के पास होगा दर्द, वो S1 के आसपास होगा, ठीक है। इससे हम लोग ट्रीटमेंट का तरीका निकाल सकते हैं, कैसे हमको तरीका करना है। 3 तंत्र की बात इसमें हम लोगों ने पहले भी कही हुई बताया हुआ है कि पाचन तंत्र है एक, दूसरा हमका सर्कुलेशन सिस्टम है, और तीसरा नर्वस सिस्टम और ब्रेन सिस्टम यानी स्पाइनल अलोंग विद एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। यहाँ अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर ट्रीटमेंट पैटर्न पर। अब वो पेज नंबर 89 पर हम लोग आ जाएंगे सीधे, 89 पर, और हम लोग पहले बता चुके हैं। पेज नंबर 89 पे आ जाइए सीधे। यहां से भाग 4 तंत्रिका तंत्र रोगोपचार, रोग का उपचार कैसे करें। अब हम लोग को ये तय करना है कि हम कैसे उपचार करें। अब मान लीजिए ये इसमें लिखा हुआ है कि मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न तंत्रिकाओं से शरीर का संचालन होने का, क्योंकि ऊपर से ब्रेन से आया और स्पाइनल कॉर्ड में गया फिर बाहर फैल गया, ऐसे तो है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है या हमारी क्रेनियल नर्व जाती है, इन्हीं के आदत यही इनर्वेट करती है यानी प्रभावित करती है। तो इन्हीं का प्रभाव जो हमारा ब्रेन सिस्टम में, जो नर्वस सिस्टम में प्रभावित क्या होता है, यही प्रभावित करती है। तो हमको देखना होता है कि कौन सी नर्व किसको प्रभावित कर रही है। तो हमने देखा कि कितना है, 33 वर्टिब्री है, 33 वर्टिब्री है, और कॉर्टेक्स की 4 वर्टिब्री फ्यूज्ड होती है। ये क्या होती है, ये फ्यूज होती है। क्यों, ये 18-20 साल तक तो डेवलप होती है, ठीक रहती है, लेकिन 18 साल के बाद ये फ्यूज होने लगती है। इसमें रिमॉडलिंग 25 वर्ष तक चलती है।
25 वर्ष के बाद रीमॉडलिंग भी नहीं होती। तो अब ये हम लोगों का एक सिस्टम डेवलप किया कैसे ट्रीटमेंट करना। स्पाइनल कॉर्ड अगर हम लोग देखें, हम लोग वैसे तो पीठ को हम लोग क्या मानते हैं, यांग कि इन। पीठ को हम लोग क्या मानते हैं, यांग कि इन। यांग हम लोग सामने वाले भाग को इन मानते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक बात और कही थी कि इन और यांग हमेशा अपनी जगह बदल सकते हैं। जो बच्चा इन है, 4 वर्ष का बच्चा इन है, और यांग है 12 वर्ष का बच्चा मान लीजिए। जब यही 12 वर्ष का बच्चा 50 वर्ष का हो जाएगा तो वो ये इन की तरफ टेंड करेगा, और जो बच्चा 4 वर्ष का है ये जब 40 वर्ष का हो जाएगा तो ये यांग की तरफ टेंड करेगा। होता है ना, बोलिए। यांग और इन आपस में साइक्लिक चेंजेस है, लहर की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो ओल्ड एज हो जाएगी तो वो होगी इन हो जाएगी, और यंग एज हो जाएगी तो 40 वर्ष का होगा यांग होगा। तो जो पहले बच्चा छोटा था पहले इन था, बाद में यांग हो गया, और जो बच्चा यांग था वो इन हो गया। होता है ना, इसमें बोलिए जरूर समझना है, यही समझना है। कैसे सर, समझ में नहीं आया। यांग और इन दोनों एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं। जैसे जो रात है वो इन है, हाँ, और दिन है यांग है, लेकिन दिन फिर रात में कन्वर्ट होता है तो फिर ये नहीं हो जाता है, और रात जो है दिन में कन्वर्ट होगी तो यांग हो जाएगी। अच्छा, वैसे ही अगर हम कहें कि मान लीजिए किसी महिला और किसी पुरुष की तुलना करें, और हम कहें लंबाई के हिसाब से बताइए कि लंबाई जिसकी अधिक होगी वो यांग होगा, और जिसकी लंबाई कम होगी इन होगा। तो जिस पुरुष की लंबाई अधिक होगी वो यांग होगा, और जिस महिला की लंबाई कम होगी वो इन होगी। ठीक। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई पुरुष आता है जिसकी लंबाई कम हो महिला से, तो महिला यांग हो जाएगी। हमने कंडीशन दिया है ना कि क्या कंडीशन पे हमको, तो यानी गिवन कंडीशन, एक कंडीशन दिए होने पर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हम कहें एक जो है स्वस्थ महिला, मोटी महिला, और एक पतली महिला, दोनों में से इन कौन है, और हम कहें कि जो पतली है वो इन है, तो जो पतली दुबली होगी इन हो जाएगी। तो इस आधार पर उसी तरह हम कहें नहीं जो मोटी है वो इन है, तो उल्टा हो जाएगा। यानी कंडीशन जो हम दे देंगे उसी के आधार पर कर देगा। इसीलिए शरीर का जो भाग, देखिए शरीर के भाग में देखिएगा, नाभि से नीचे जो हम लोग कहते हैं डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे जो भाग है वो क्या है, इन है कि यांग? इन होगा। इन। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के संपर्क में है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो इन है। ऊपर वाला भाग आकाश की तरफ जा रहा है वो यांग है। तो यानी आगे सामने का भाग पूरा इन है, याद है ना, पूरा इन है, सामने का भाग पूरा इन है। लेकिन हमने कहा इसी को हमने डिवाइड कर दिया कि नाभि से नीचे बताइए, नाभि से ऊपर, तो इसी इन में 2 भाग हो गए कि नहीं, एक यांग हो गया एक इन हो गया। बोलिए। सामने वाला तो इन हम लोग कह रहे थे, हाँ, और पीठ पीछे कह रहे थे यांग है। लेकिन हमने कहा कि चलिए हाँ, हमने आगे के भाग को ही कह दिया कि डायफ्राम से नीचे का भाग बताइए क्या है, और डायफ्राम से ऊपर का भाग क्या। तो आपने नहीं कहा कि एक इन है एक यांग है, हो गया ना अंतर। हाँ, उसी तरह पीठ यांग है, सामने वाला इन है, लेकिन पीठ में भी सर वाला ऊपर भाग कैसे? है और सर के नीचे वाला भाग इन है। ओके, तो यानी स्पाइनल कॉर्ड हमारी गर्दन से नीचे है इसलिए वो इन है, और जो ब्रेन है वो हमारा यांग है।
इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को हमेशा राइट राइट माने सामान्य, सामान्य माने इन, राइट वाला क्या होता है? इन। बोलिए, राइट वाला इन है कि नहीं चाइनीज में? हाँ और लेफ्ट वाला यांग है, हाँ सर। लेफ्ट वाला यांग है। तो उसी अवधारणा पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई रिपोर्ट आपके पास आई कि स्पाइनल कॉर्ड का उपचार करना है, तो हम लोग पहले कहां से शुरू करेंगे? हम लोग पहले शुरू करेंगे राइट से। क्यों? राइट माने इन, स्पाइनल कॉर्ड माने इन। जब दो चीजों की तुलना कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की तुलना कर रहे हैं, तो ब्रेन यांग है और स्पाइनल कॉर्ड इन है। आयुर्वेद में सामान्य विशेष की अवधारणा है। सामान्य क्या है और विशेष क्या है, ये आप बताइए। पहचान आपकी किससे होती है? नीचे वाले भाग से होती है कि ऊपर वाले भाग से होती है? बोलिए। ये तो सामान्य, उसकी ये किताब की बात नहीं है, ये तो सामान्य बात है। बोलिए, पहचान कहां से होती है? आपकी पहचान को मैं कैसे समझूं? किसी भी पुरुष या नारी की पहचान कहां से होती है? विशेष मेन है विशेष से। चेहरे से। चेहरा ही देख के कहते हैं कि ये चेहरा इसका है, और तो लगभग मोर और सारे भाग वही हैं, उनसे कोई पहचान नहीं करता है। चेहरा देख के कहता है कि नहीं ये वही है। फोटो देख लिया आपने, कहा कि यस। आप फोटो न दिखाई पड़े और पूरा शरीर दिखाई पड़े तो कभी नहीं बता पाएंगे कौन क्या है। बता पाएंगे? नहीं। शरीर छिपा लीजिए, ऊपर वाला ये गर्दन वाला, गर्दन से ऊपर वाला भाग छिपा लीजिए और फोटो तमाम दिखा दीजिए, आपको नहीं बता पाएंगे। यस। तो ये पहचान जो है ये विशेष, क्योंकि इसी से पहचान हो रही है, विशेष है। और नीचे से पहचान नहीं हो रही, इसलिए वो सामान्य है। तो इसलिए इस अवधारणा पर भी हम लोग दाहिने हाथ को सामान्य मानते हैं और बाएं हाथ को विशेष। सामान्य रूप से काम करते हैं दाहिने हाथ से, इसलिए सामान्य है। विशेष रूप से काम करते हैं बाएं हाथ से, इसलिए विशेष। तो स्पाइनल कॉर्ड का उपचार हम लोग करेंगे। मान लीजिए कोई चीज आई, कोई किसी अब इसको कैसे किया गया? राइट से हम लोगों ने शुरू किया। हमारे पास 33 वर्टिब्री थी। कितनी थी? 33 वर्टिब्री। और हाथों में कितने हमारे वो हैं पॉइंट? बोलिए, कितने कितने वो हैं जॉइंट? जॉइंट 15 से एक कम है। हाँ 14 है। तो 14 दोनों में, हाँ। दोनों मिला के 28 हो गए। यस। और नीचे अगर हम लोग इसको भी मेगा मेरिडियन को जोड़ लें, C1 और कोसिस जहां लिखा हुआ है, इनको जोड़ लें तो हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे 30। तो हम लोगों ने क्या किया? 33 हमारी जो 33 वर्टिब्री थी, इसमें 4 हमारी वर्टिब्री फ्यूज है। तो कितनी रह गई? तो कितनी रह गई? 4 में से 3 घटा दीजिए, मतलब 4 तो 29 और 31 हो गई। बोलिए कैसे? 33 पहले थी हमारी। यस। 7 29 रह गई फिर। 29 क्यों रह गई? 4 भी तो, 4 4 को तो एक जोड़ेंगे। ओके। अरे भाई 4 है, उसमें एक तो कोई जोड़ेगा, एक ही हो। 4 एक हो गई तो 3 घटी ना। हाँ। तो 33 में से 3 घट गई तो कितना हुआ? 30 हुआ। यस। भाई 7 12 फिर 5 फिर 1, तो 7 12 19 19 10 29 29 और 1 30, तो 30 हो गई। तो 30 हमारे पास ज्वाइंट हो गए और 30 हमारे पास वर्टिब्री हो गई। तो अब कभी ये हम लोग कहेंगे कि कोई वर्टिब्री प्रभावित है और उससे नर्व भी प्रभावित हो सकती है। अंदर
वर्टिब्री बाहर है और अंदर नर्व है, तो वर्टिब्री और नर्व प्रभावित होने पर अगर वर्टिब्री की बात कभी आए कि वर्टिब्री प्रभावित है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आधार पर ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे? राइट से शुरू करेंगे। देखिए C1 नहीं, ये लेफ्ट वाला सेगमेंट है, लेकिन नॉर्मली हम लोग शुरू करेंगे इस वाले से, यहाँ से। ये राइट है, राइट कोसिक्स, कोसिक्स से शुरू करें। कोसिक्स माने नीचे वाला, उसके ऊपर देखिए, अब याद करिएगा, थंब में और उंगली में, दोनों में एनर्जी में अंतर है अंतर। उंगली में बोलते थे हम लोग आयुर्वेद में कि अगर यहाँ पर अंगूठे में करेंगे तो 1-4 उंगली की तरफ आएगा और 2-3 बाहर की तरफ आएगा, कहते हैं ना। उसी तरह उंगली में कहते हैं कि 1-4 अंगूठे की तरफ आएगा, 2-3 उल्टा की तरफ आएगा, कहते हैं ना। इसी अवधारणा पर हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। कैसे? कोसिक्स देखिएगा, राइट से शुरू किया, कोसिक्स नीचे है, S5 S4 हम लोगों ने कहा ले गए, ऊपर की तरफ जा गए। ये डायरेक्शन कहाँ आया? कोसिक्स नीचे, फिर S5 फिर S4 आया, तो नीचे से डायरेक्शन ऊपर गया। तो जो डायरेक्शन इसमें है ऊर्जा का, नीचे से ऊपर, ये उंगली में नहीं रहेगा, उंगली में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नीचे से ऊपर है एनर्जी लेवल, तो यहाँ एनर्जी लेवल ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो फिर S3 ऊपर आ गया, S2 फिर S1 आ गया, फिर उसी तरह L5 L4 L3 फिर ऊपर से नीचे आएगा, L2 L1 D12 फिर D11 D10 यहाँ तक आया, D9 तक आया। D9 के बाद जैसे वो एनर्जी होगी फिर उल्टा हो जाएगी, ऊपर से नीचे चल रहा था, अब यहाँ नीचे से ऊपर चलने लगे। भाई मैडम आपके यहाँ सब बहुत शोर हो रहा, बंद करिए उसको। ये शोर कहीं से हो रहा है ना, आवाज आ रही है। देखा मैडम, आपके यहाँ से हो रही शायद। देखिए, तो इसको हाँ आप सर, हाँ। इसको समझिए, अब यहीं पे समझ लीजिए। D11 D10 D9 नीचे तक आया। अब दोबारा जब आप शुरू करोगे तो हाथ चेंज हो गया, अब फिर उल्टा हो जाएगा, अब नीचे से ऊपर चली जाएगी, D8 D7 D6 फिर D5 D4 D3 फिर D2 D1 C7 फिर 7 C6 C5 C4। अब फिर यहां पर आया तो नीचे से ऊपर जा रही थी, अब इसमें जब थंब में आएगा तो फिर ऊपर से नीचे आ जाएगी, C3 C2 और C1। क्लियर हुआ कि नहीं बोलिए? इसको समझना, यही तो समझ जाएंगे तो फिर बढ़िया ट्रीटमेंट की आसानी हो जाएगी। समझ में आया? कोसिक्स से नीचे की कोसिक्स से डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया, राइट हैंड शुरू कर रहे हैं, कोसिक्स से डायरेक्शन ऊपर की ओर गया, हाथों में जब आया तो डायरेक्शन उंगलियों में ऊपर से नीचे आ गया, इस उंगली में ऊपर से नीचे, उस उंगली में, सारे चारों उंगली में ऊपर से नीचे आया, फिर उंगली चेंज हो गई तो फिर नीचे से ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, फिर थंब आ गया तो ऊपर से नीचे। तो इस तरह कोसिक्स राइट में आया C1। यानी अगर कभी आपको कोई कहे कि दाहिने तरफ कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप इस वर्टिब्री से शुरू करिए, कोसिक्स वाले से शुरू करिए, और वो कहे कि C1 में हुआ है तो C1 आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आएगा। ये उपचार का वो है। आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कि हम राइट में करें कि लेफ्ट में करें, आप दोनों में कर सकते हो। इसमें भी C1 आएगा, ऊपर वाले में देखिए C1 यहाँ आ गया, राइट में आएगा, तो आप दोनों उंगलियों में कर सकते हैं। दोनों, आप जहां दोनों करना हो दोनों उपचार कर दीजिए, C1 इसमें भी C1 इसमें भी आएगा। कोशिश करना तो कोशिश यहाँ भी आएगा, कोशिश इसमें आ जाएगा, तो दोनों में कर देंगे। कोशिश करना तो दोनों में कर दीजिए, C1 करना तो दोनों में कर दीजिए। तो ये उपचार का एक तरीका, पहला तरीका ये है। क्लियर? ये पहला तरीका है। तो अब
कोई उसमें फ्रैक्चर कोई होगा तो फ्रैक्चर हो तो इन सब में फ्रैक्चर होने में क्या होगा, मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर में हम लोग मानते हैं कि फ्रैक्चर में केवल वही प्रभावित नहीं हुआ, कुछ नर्व भी प्रभावित हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस चार्ट के हिसाब से या इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। तो हमारा केवल फ्रैक्चर ही नहीं खत्म होगा बल्कि जो अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। यानी हमको मेन क्या देना है, मेन वर्टिब्री में अगर कभी देना हो, सिंगल वर्टिब्री में देना हो तो हम लोग इस आधार पर ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? अगर कोई स्पाइनल कॉलम में यानी फ्रैक्चर हुआ है, किसमें, वर्टिब्री में फ्रैक्चर हुआ है, तो नॉर्मली हम लोग इस चार्ट को पेज नंबर 89 वाले जो चार्ट है इन चार्ट के आधार पर बनाएंगे। मान लीजिए आया कि हमको C1 में, किसी ने कहा कि C1 में प्रॉब्लम है, तो C1 कहाँ आया, C1 आया नीचे। उसी तरह किसी ने कहा कि S4 में प्रॉब्लम आई है तो S4 हमारा आया अंगूठे में, तो अंगूठे दोनों में कर दीजिए, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो S4 यहाँ भी आएगा और S4 यहाँ भी आएगा, इन ज्वाइंट में आएगा दोनों। किसी ने कहा कि नहीं, हमको रिपोर्ट आई कि L5 में प्रॉब्लम है, तो L5 हमारा मिडिल फिंगर में आएगा, तो मिडिल फिंगर के ऊपरी वाले ज्वाइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे, दोनों में कर देंगे। बहुत क्लियर हो? राइट में है तो राइट से शुरू करिए और जहां आ जाए वो वहां पर उसको इस चार्ट के हिसाब से जहां आए वहां ट्रीटमेंट कर दीजिए। ये पहला ट्रीटमेंट का चार्ट बना। अब देखिए इसी के बेसिस पर कोशिक्स में फ्रैक्चर हो गया है। कोशिक्स कहाँ आ रहा है, देखिए कोशिक्स कहाँ आ रहा है, कलाई पर, राइट में यहाँ पर आ गया। हाँ, तो उसका देखिए उपचार देखिए। अब उपचार समझ लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर इन वर्टिब्रा ऑफ स्पाइनल कॉलम। कोशिक्स में फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर हो गया यानी स्पाइनल कॉलम प्रभावित है, कॉर्ड नहीं, कॉलम की बात कर रहे हैं। तो स्पाइनल कॉलम में देखिए RMM राइट मेगा मेरिडियन में है ना, वहां इस जगह आया था, यहाँ पर आया था ये नीचे मेगा मेरिडियन में, तो वहां पर हम लोगों ने देखा ये मेगा मेरिडियन, ये देखिए। तो यहाँ उपचार हम लोग कैसे कर रहे हैं, राइट मेगा मेरिडियन में हम लोगों ने क्या किया, देखिए अब उपचार समझ लीजिए। तो हम लोग कहते थे आयुर्वेद में उपचार के 3 स्टेप है, सबको मालूम है, आप लोगों को मालूम है तो बताएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप है। 3 स्टेप अगर बार बार भूलेंगे तो फिर आपको आयुर्वेद वाला समझ में नहीं आएगा। अगर तीनों स्टेप आप नहीं जानते हैं, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज सेकंड स्टेप, व्हाट इज थर्ड स्टेप, और बार बार बताने पर भी आप लोग नोट नहीं करते हैं, तो पहला ये हमेशा ध्यान रखिए। फिर कभी नहीं, फिर तो ये हमेशा ऐसे होता रहेगा कि आप लोग रटेंगे, रटने के बाद आपको याद नहीं होगा। हम कह रहे हैं रटिए नहीं, समझिए। पहला हमेशा आएगा कि वेयर टू ट्रीट, पहला स्टेप है आयुर्वेद में। पहला स्टेप वेयर टू ट्रीट, किस उंगली पर कहां पर उपचार दें। नंबर 2, विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड। नंबर 2, कौन सी मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करें। नंबर 3, क्या उपचार दें। 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम, इसमें लिखा हुआ कॉशिक्स में फ्रैक्चर है, तो हम लोगों ने कहा कि RMM में देना है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि RMM हमारा कहां पर आ रहा है, नीचे RMM इसको कहलाएंगे। कोशिक्स हमारा RMM में आ रहा है, तो इसको हमने कहा कि RMM में उपचार देंगे। राइट मेगा मेरिडियन, ये मेरिडियन स्वयं है, जगह यहाँ है और ये मेरिडियन है। तो 2 चीजें तय हो गई इसी से कि हम RMM माने वेयर टू ट्रीट एंड विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड। इसी से उत्तर मिल गया, RMM यानी राइट मेगा मेरिडियन, ये तय हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या दें, फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर में क्या होगा, फ्रैक्चर में क्या क्या हो सकता है जो अपने बिना
चिकित्सक बताइए क्या क्या हो सकता है फ्रैक्चर में? फ्रैक्चर में क्या है? अरे फ्रैक्चर में पेन होगा, स्वेलिंग आएगी, दर्द होगा, हाँ दर्द होगा, स्वेलिंग भी आएगी, हाँ दर्द होगा, ठीक, दर्द होगा, जलन होगी, ठीक है, स्वेलिंग आती है, हाँ। और फ्रैक्चर माने बोन, फ्रैक्चर माने बोन, फ्रैक्चर को माने समय बोन, बोन में फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर इन कोसिक मतलब कोसिक्स जो कोसिजियल बोन है ना, तो बोन में फ्रैक्चर हाँ। हुआ। तो पहला पहला दर्द का उपचार करिए। तो दर्द का उपचार क्या करेंगे? दर्द को हमारे 5 में बताइए कौन सा है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, कौन सा है दर्द का? वायु, दर्द, गुड। तो दर्द वायु है। तो दर्द के साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, एक और चीज जोड़ दिया, इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है दर्द हो रहा है? इंफॉर्मेशन देने के लिए पापा कोई उंगली है? मस्तिष्क, स्पाइन की उंगली, स्पाइन की उंगली 6 नंबर वही तो बता रहा है। अगर वो बहुत से लोगों को दर्द महसूस नहीं होता तो कहते नहीं डॉक्टर कि भाई इसको ब्रेन को मैसेज ही नहीं जा रहा। तो 6 नंबर माने नर्वस सिस्टम, काल, स्पाइन, इसी में तो मेडुला स्पाइन है। तो मेडुला स्पाइन तो 6 नंबर, तो 2 6 दोनों को सीडेट कर दिया हम लोगों ने कि लो भैया जाएंगे नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो 2 6 को सीडेट कर दिया। 9 भी छोड़ दीजिए, 9 और 0 छोड़ दीजिए, वो इन्फेक्शन के लिए है। 0 to 9 सीडेट छोड़ दीजिए। 2 6 सीडेट आपका हो गया पहला, ठीक, पहले दर्द का उपचार कर दिया। अब हमने देखा कि फ्रैक्चर हुआ है, तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्रैक्चर में बोन में क्या क्या चीजें होती है, बस उन्हीं का उपचार कर दें। बोन में क्या होती है बोलिए? बोन में बोन इज मेड ऑफ, पहला तो वाटर, 30% वाटर होता है, वाटर पानी, हाँ 30% पानी। तो पानी में क्या है देखिए, बोलिए पानी का क्या है? पानी द्रव्य क्या है बोलिए? 4 नंबर, 4 नंबर, यस, आकाश, वायु, अग्नि, जल, जल, पानी। फिर उसमें क्या होता है? उसमें फास्फोरस होता है, उसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम 99% होता है, फास्फोरस भी होता है 20-25%, जो 15% से ऊपर होता है, 35% होता होगा। यानी फास्फोरस क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है, वो 3 नंबर हो गया फास्फोरस। माचिस जलाइए तुरंत आग, तो 3 नंबर फास्फोरस। कैल्शियम 5 नंबर, कैल्शियम माने भारी भारी चीज, तो वो हमारा पार्थिव हो गया। तो 3 4 5 को टोन कर दिया हम लोगों ने। तो 2 6 8, 3 4 5 को टोन कर दिया। 7 को हमने क्या किया? 7 को हमने देखा कि जो बोन टूटी है तो उसको याद कर नहीं करते, जोड़ने लगता है कि भाई ठीक से नहीं जुड़ रही है, बोलिए, वो लाता है ना डॉक्टर कि ठीक से नहीं जुड़ पा रही है, तो उसके लिए 7 नंबर को टोन कर दिया। 7 नंबर माने दिशा, डायरेक्शन ठीक होता है। तो 2 6 8 3 4 5 7 टोन, 0 to 9 सीडेट। इन्फेक्शन कोई उसमें हो गया हो तो वहां पर टोन टूटने की वजह से कोई इन्फेक्शन आ गया हो तो 0 to 9 सीडेट बाहर कर दिया। ये आपका कॉसिक्स में फ्रैक्चर का उपचार प्रबंध है। और ऐसे उपचार प्रबंध जहां भी होगा यही होगा। L4 में होगा तो L4 को जहां रखा हो, राइट MFP ज्वाइंट, देखो L4 देखो कहाँ लिखा हुआ, यही बस इससे समझ लो। L4 कहाँ लिखा हुआ है देखिए, L4 लिखा, ये राइट मिडिल फिंगर यहाँ पर, और मिडिल ज्वाइंट, यही तो है मिडिल जॉइंट, L4, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। हाँ। यहाँ लिखा है राइट मिडिल फिंगर P ज्वाइंट, बस वही फ्रैक्चर L4 वहां से देख लिया कि कहाँ पे करना, तो राइट मिडिल फिंगर में P ज्वाइंट में करना, वही ट्रीटमेंट कर दिया। 2 6 8 3 4 5 7 टोन, 0 to 9 सीडेट आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों चीज, ठीक है, करें चाहे
हाँ सर। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी आज यहाँ बात किया है फ्रैक्चर के उपचार की। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे उपचार प्रबंध हम लोग समझते रहेंगे, और यही हमारा वो है कि हम इस आधार पर फ्रैक्चर्स को समझते रहेंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प होंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं।